वहाँ के लोग पूरी अकीदत और धूमधाम से मनाते हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीड उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके बारे में सोचता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचता है और आपकी उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो आपको खुशियाँ देता है, यानी कि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी और वो सारे लम्हात जो कि खुशगवार लम्हात आपको तभी मिल सकते हैं जब आप सेहतमंद हैं। आज के इस भागते दौड़ती ज़िंदगी में हर आदमी मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है और ये उसकी मसरूफियात जो है कहीं ना कहीं उसको बीमारियों की तरफ ले जाती है, परेशानियों की तरफ ले जाती है। नाज़रीन, आज हम जो बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ के बारे में करेंगे जो मर्ज़ बहुत ही खामोशी के साथ इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। और शुरुआत में अगर हम बात करें उस मर्ज़ की अलामात की, तो ना तो आपको खांसी होगी, ना आपको बुखार आएगा और ना किसी तरह की दूसरी परेशानियां शुरुआती दौर में आपको महसूस होंगी, यानी कि कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ आपके जिस्म में जगह बना लेता है और पूरी तरह से आप पर हावी हो जाता है, तो एक वक्त वो आता है जब आपके जिस्म में वो पूरी तरह से जिस्म को मुतासिर करने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ायबतीज़ की, यानी कि शुगर की, डायबिटीज़ की। आज के इस दौर में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो डायबिटीज़ के बारे में जानता ना हो या समझता ना हो। एक दौर था जब बुजुर्गों में ये मर्ज़ देखा जाता था और घर के दादा दादी, नाना नानी में इस बारे में पता चलता था कि उन्हें शुगर हो गई है, उन्हें डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन मौजूदा दौर की बात की जाए तो आज के इस वक्त में आप जो यंग लोग हैं वो भी तरह तरह से इससे मुतासिर होते जा रहे हैं। तो आज इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि कैसे इस मर्ज़ के बारे में आप पहचानें, कैसे इसे समझें और बहुत ख़ास सबसे मेन बात जो है वो ये है कि कैसे आप अपने को और अपनों को इससे महफूज रखें। क्योंकि अगर आप जो हिफाजती तदाबीर है उसके बारे में जानेंगे, उसका इल्म आपको होगा, तो यह मर्ज़ यकीनन इंशाअल्लाह आपको होगा ही नहीं। तो मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा, जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस नंबर पर आप डायरेक्ट बात कीजिए और जो इस सब्जेक्ट के माहिर हैं, इस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फराहम कराएंगे, उनसे बात करें, उनसे अपने सवालात रखें और आप पूरी तरह से मुतमईन होंगे इनके जवाब से जो आपको वो देंगे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाएं। तो शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम का इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइए। इंसानी जिस्म एक मुकम्मल निज़ाम है जो हर लम्हे हमारे लिए काम करता है। ये खाने को तवानाई में बदलता है और जिस्म के अफ़आल को दुरुस्त रखता है। लेकिन जब यही निज़ाम बिगड़ता है तो कई बीमारियां पैदा होती हैं, जिनमें सबसे आम है ज़ियाबतीज़। पिछले चंद अशरों में डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस इजाफे की दरअसल बड़ी वजह जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और माहौल में आने वाली तब्दीलियां हैं। डायबिटीज तब होती है जब जिस्म में इंसुलिन कम बने या सही तरह काम ना करे, जिससे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। दुनिया में तकरीबन हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 830 मिलियन अफराद डायबिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें भारत के तकरीबन 77 मिलियन लोग शामिल हैं। डायबिटीज के असरात आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दिखाई देने लगते हैं। दिल की धड़कन, गुर्दों की कारकर्दगी और आंखों की रोशनी को कमजोर बना देती है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है ताकि लोगों में डायबिटीज को लेकर आगाही पैदा की जाए और उन्हें ये बताया जा
सके कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतें बेहतर कर लें तो ये बीमारी काबू से बाहर नहीं है। रोज थोड़ी चहलकदमी, मीठी चीजों से परहेज, पानी ज्यादा पीना और वजन काबू में रखना, ये सब आसान आदतें डायबिटीज के खतरे को कम करती हैं। जिंदगी बिना शुगर के भी मीठी हो सकती है। ज़िंदगी में मिठास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी लोग जानते हैं और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मिठास को रखना चाहता है। लेकिन जब बात होती है डायबिटीज़ की और जब बात होती है जो आपके ब्लड में डायबिटीज़ का होना है उसकी, तो सब घबरा जाते हैं। और घबराने की बात भी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट में बताया कि एक बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और होते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बात और मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूँगा, आपके लिए बहुत अच्छे से आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है बहुत सी ऐसी डायबिटीज़ है जो लोग जानते हैं कि हमें डायबिटीज़ है, लेकिन एक डायबिटीज़ वो भी है जो लोग जानते ही नहीं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं कराते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके जिस्म में जो डायबिटीज़ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये फ़िक्र की बात है और इसे समझना चाहिए और इसके बारे में गौर करना चाहिए। और हर इंसान को कम से कम 30 साल की उम्र के बाद या 35 साल की उम्र के बाद अपना डायबिटीज़ का साल में एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है हमारा जो डायबिटीज़ के ऊपर है, शुगर के ऊपर है। उसके बारे में बताने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश खड़गावत, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स दिल्ली में। आपका खैर मकदम डॉक्टर राजेश खड़गावत जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशदीप, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स दिल्ली में। दोनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूँगा यहाँ डॉक्टर राजेश आपसे। मिठास की बात हो रही है, डायबिटीज़ की बात हो रही है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बताएं ये डायबिटीज़ क्या है और जिस्म को ये किस तरह अफेक्ट करती है, मुतासिर करती है। जैसा आपने बताया कि डायबिटीज़ हमारी ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, पूरे शरीर पे असर डालती है। होता ऐसे कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का यूज़ होता है, ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलती है। सो यह ग्लूकोज हमारे पूरे खून में, पूरे शरीर में घूमता रहता है और जिस भी सेल को या कोशिका को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज निकाल लेता है, उससे एनर्जी बना लेता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसमें जितना ग्लूकोज बना उतना काम में आ गया और ये ग्लूकोज को कोशिका में डालने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बनता है और इंसुलिन की वजह से जो खून में ग्लूकोज है वो हमारे सेल में चला जाता है और ग्लूकोज काम आ जाता है और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन या तो इंसुलिन नहीं बने या जो इंसुलिन बन रहा है वो काम नहीं करे, ऐसी स्थिति में खून में ग्लूकोज तो चल रहा है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पाता, इसलिए खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रहता है जिसे हम कहते हैं कि शुगर हमारी बढ़ गई है, लेकिन वो शरीर के काम नहीं आ रही है क्योंकि उससे एनर्जी नहीं बन रही है। उस स्थिति को हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ है। सो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो अधिकतर केसेस में बच्चों में देखने को मिलती है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें बाहर से ही देना पड़ेगा। दूसरी डायबिटीज़ है जो कि 20 साल के बाद में होती है और जिसमें वजन ज़्यादा होता है और उसमें इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा बनता है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, इसलिए ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिल पाता है और ग्लूकोज खून में घूमता रहता है और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर ज़्यादा खून में रहती है तो पेशाब के रास्ते से ग्लूकोज भी बाहर निकलता रहता है, तो हम पेशाब टेस्ट करते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज आता है। सो यह है हमारा कारण कि हमारे डायबिटीज़ क्यों होती है। ये आपने बहुत ही तफसील से बताया कि डायबिटीज़ किस तरह से होती है और किस तरह से बॉडी पर काम करती है। अब डायबिटीज़ की बात होती है तो ये भी बात पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है कि डायबिटीज़ किस तरह से नुकसान देती है। इसके लिए मैं डॉक्टर यशदीप आपके पास आऊँगा, आपसे गुजारिश करूँगा आप बताएं किस तरह से डायबिटीज़ जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया कि जो डायबिटीज़ जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो वो पेशाब के रास्ते भी निकलने लग जाती है, जिससे पेशाब ज़्यादा आना, फिर उसकी वजह से पानी की कमी होनी, प्यास ज़्यादा लगना, ये एकदम से आने वाली दिक्कतें होती हैं।
यदि शुगर ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यदि कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें डायबिटीज़ का टेस्ट करना चाहिए। कई बार टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं लगता और ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से कई बार इमरजेंसी में डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस करके हम कहते हैं कि एक इमरजेंसी सिचुएशन बन गई। उस प्रकार से भी डायबिटीज़ का कई बार पता लगता है बच्चों में खास करके। और यदि लंबी देर तक शुगर कंट्रोल नहीं रहता है शरीर में और हमें पता भी नहीं लगता है कि हमने टेस्ट नहीं करवाया, कई सालों से हमें शुगर की बीमारी चल रही है, तो वो क्या करती है कि छोटे अंगों और बड़े अंगों, मतलब छोटी नसें और बड़े नसों के में प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से फिर हमें गुर्दा, आंखें, दिल और दिमाग की नसों में भी फर्क पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से आज की डेट में या फ्यूचर में किसी समय पे ये प्रभाव छोड़ता है अधिक शुगर जो रहता है शरीर में। बहुत फिक्र की बात है कि अगर ज़्यादा वक्त तक डायबिटीज़ आपके जिस्म को मुतासिर कर रही है तो वो आपके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बुरे असर डाल सकती है। इसे समझना चाहिए और इसका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। अभी अभी डॉक्टर राजेश खड़गावत साहब आपने बताया कि 2 तरह की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़र्क क्या है, दोनों के इलाज किस तरह से होता है और कौन सी ज़्यादा सीरियस डायबिटीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत है, उसका इलाज के बारे में संजीदगी की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ वो अधिकतर केसेस में 20 साल से कम होती है, पतलों दुबलों को होती है और ये इसलिए होती है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। या तो पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन नहीं बना पा रहा है शरीर, तो उसमें इंसुलिन की एकदम से कमी हो जाती है और इंसुलिन की बिना इंसुलिन की कमी की वजह से शरीर ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता है, तो हर एक अंग में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही चिंताजनक है और अगर इसको हम नहीं ठीक करें तो इसमें तुरंत मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। और इसका इलाज सिर्फ एक है कि इसमें हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा और इंसुलिन हम गोली के माध्यम से नहीं दे सकते, तो इंसुलिन हमें इंजेक्शन के माध्यम से देना पड़ेगा। चमड़ी में इंजेक्शन लगते हैं। आपने सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, दिन में 3 बार 4 बार इंसुलिन उनको लेना पड़ता है, तभी उनका जीवन चलता है। इसके विपरीत टाइप 2 डायबिटीज ऐसी है जिसमें तुरंत जान को खतरा नहीं है। अगर शुगर बढ़ी हुई भी है, 200, 300, 400 भी अगर चल रही है तो तुरंत जान को खतरा नहीं होता है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इसलिए है कि इंसुलिन बन तो हमारा पूरा रहा है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। वो एक ऐसी स्थिति है जिसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन के काम करने के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है, वो काम नहीं कर पा रहा है। अगर हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए, उदाहरण के लिए अगर हमें 100 यूनिट इंसुलिन चाहिए दिन में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो हमें 200 बनाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है तो एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद शरीर और इंसुलिन नहीं बना पाता तो वो डायबिटीज हो जाती है। और यह डायबिटीज में पहले देखने में आता था काफ़ी लोग वो होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिनकी फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, चलते फिरते नहीं हैं, खूब घी तेल खाते हैं, उन लोगों को होती है। तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें, आप चलना फिरना शुरू करें, खाने में घी तेल फैट की मात्रा को कंट्रोल करें, वजन कम करें। तो ये ऐसी स्थिति है जो वापस भी आप नॉर्मल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार टाइप 2 डायबिटीज़ होगी तो ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन आप अगर उसको कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं और वापस उसको खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन वो तभी तक कंट्रोल रहेगी या खत्म रहेगी जब तक आप खान पान का ध्यान रखेंगे और फिजिकल एक्टिविटी यानी घूमना फिरना रेगुलर करते रहेंगे। घूमते रहेंगे और रेगुलर घूमते रहेंगे तभी आपकी डायबिटीज़ उसी जो उसकी रीडिंग है नॉर्मल रहेगी और आप नॉर्मल रहेंगे। डॉक्टर राजेश खड़गावत आप ही के पास दोबारा आऊँगा मैं। अभी आपने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की और बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, इसे समझना चाहिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ये बताइए कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनके जो बच्चों में जाहिर हो रही है, तो माँ बाप कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है? कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जो
जो अगर जाहिर हो रहे हैं तो फ़ौरन अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी फिजिशियन को दिखाएं और इस बात का फैसला लें कि डायबिटीज़ है या नहीं है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन जब भी ये बच्चों में होती है तो सबसे पहले ये होता है कि उनकी भूख बढ़ जाती है, उनको बार बार पेशाब आने लगता है, रात में 3-4 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, पानी भी ज़्यादा पीने लग जाते हैं, और जैसे कहीं भी पेशाब करके आते हैं तो पेशाब में अगर बाद में देखें अगर वो बाहर नहीं है, इकट्ठा है वहाँ पेशाब, तो उसमें छोटी चींटियाँ लग जाती है। हम मोटे मकोड़ों की बात नहीं कर रहे, अगर छोटी चींटियाँ लग जाती है क्योंकि पेशाब में ग्लूकोज निकल रहा है, उस ग्लूकोज को खाने के लिए चींटियाँ पेशाब में लग जाती है। कोई छोटी सी चोट लग गई, वो घाव नहीं भरता है, वजन कम हो रहा है, भूख बढ़ रही है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये ऐसे लक्षण है कि अगर आपके बच्चे में 2-3 हफ्ते में भी अगर आपको देखने को मिलते हैं तो तुरंत शुगर का जांच करवा लेनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज का हमें इसी तरह से ही पता चलता है। इसके मुकाबले टाइप 2 डायबिटीज का पता चलना थोड़ा सा अलग है। टाइप 2 डायबिटीज अगर आपके बच्चे में इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत एक बार शुगर चेक करवा लें, उससे हमें कम से कम एक कारण का तो पता चल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि और कोई कारण हो सकता है, डायबिटीज नहीं है। जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, बच्चों के बारे में बात हो रही है और इसके बारे में थोड़ा सा और आपसे भी जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि जो HbA1c होता है, जो आमतौर पर कहा जाता है कि 5.5 हो और 6.5 से ज़्यादा ना हो, 6.5 से ज़्यादा ना हो, ये नॉर्मल लोगों की बात हो रही है। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी क्या रीडिंग रहेगी इस टेस्ट की? क्या उनका अगर टेस्ट कराया जाए वो भी इसी रीडिंग में आएगा या उसका कुछ अलग तरह से रहेगा? क्या रहेगा डॉक्टर खड़गावत? हाँ जी, HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो हमें पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बता देता है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं शुगर एकदम से बढ़ती है, फिर 3-4 घंटे बाद वापस कम होनी शुरू हो जाती है, रात को सोते हैं तो कम रहती है, फिर जैसे ही नाश्ता करेंगे फिर शुगर बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी है कि हम किस वक्त नाप रहे हैं, उससे पता चलेगा कितनी शुगर होनी चाहिए। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक ऐसे टेस्ट का इजाद हुआ है जो पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बता देता है। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, या जो HbA1c के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये टेस्ट कभी भी हम ले सकते हैं, दिन में, रात में, इसके लिए खाली पेट की जरूरत नहीं है, कभी भी लेके और इसमें टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है, या डायबिटीज है तो कंट्रोल कैसा है। जहां तक बात है कि बच्चों में और बड़ों में एक ही लेवल है, दोनों में कोई अलग कट ऑफ नहीं है। जो बड़ों में है जैसे 5.7 तक नॉर्मल मानते हैं, 5.7 से 6.5 तक हम मानते हैं कि प्री डायबिटीज है, 6.5 या इससे ज्यादा है तो वो डायबिटीज की श्रेणी में आता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों और बड़ों में कट ऑफ सेम ही है, चेंज नहीं है। ओके डॉक्टर यशदीप, अब जरा डायबिटीज के हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। आप कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स पर रोशनी डालना चाहेंगे जो डायबिटीज की तरफ बहुत ज्यादा ले जाने के जिसमें चांसेस रहते हैं? इसमें जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो 4-5 प्रमुख रिस्क फैक्टर आते हैं। जैसे उम्र, तो 30 साल से या 35 साल से ऊपर डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ने लग जाता है। तभी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि 30 साल के बाद हमें साल में एक बार जरूर डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए। फिर है मोटापा, यदि हमारा जो BMI कहते हैं कि वजन कितना होना चाहिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। कॉल आ गई है आपके बाद, उसके बाद जारी रखेंगे। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो क्या उनकी डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अर्ली एज में? ओके एज कितनी है आपकी? 40 एज है। डॉक्टर खड़गावत, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। हाँ जी, कि अगर आपको जैसे डायबिटीज नहीं है तो जैसे प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है। शरीर कोशिश करता है कि वो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाए, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसकी वजह से बच्चे को ग्लूकोज जाता ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहे। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात है। सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ही बढ़ता है। तो अगर आपको पहले से ही डायबिटीज होने का खतरा है और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो आपको शुगर बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो जाता है। और जिस हिसाब से हमारे देश में डायबिटीज बढ़ रही है, भारत सरकार ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है हमें शुगर के लिए टेस्ट करवाना जरूरी है। और पहले हम कहते थे कि 24 से 28 हफ्ते के बीच में टेस्ट करवाना चाहिए शुगर का, लेकिन अब यह हो गया है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कि जब भी आप
आपको प्रेगनेंसी पता चले और जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्रेगनेंसी को दिखाने के लिए, तो आपको शुगर के लिए टेस्ट करना जरूरी है। तो हम यही मानते हैं कि अगर आपने टेस्ट किया है तभी हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है, नहीं तो माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी है तो हो सकता है डायबिटीज है, आप तुरंत टेस्ट करवाएं। रितु जी, जो बातें यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई हैं ये बहुत ही कारगर बातें होंगी और आपने इन्हें समझा होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यशदीप, रिस्क फैक्टर्स की आप बात कर रहे थे, मोटापे का जिक्र किया आपने, तो थोड़ा सा उसको जारी रखिए बात को प्लीज़। एक हमने उम्र की बात की, दूसरा है मोटापा। यदि मतलब एक BMI होता है कि यदि वजन हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, मतलब आप मोटापे में आते हैं, तब भी डायबिटीज़ के चांसेस रहते हैं। यदि कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तब भी डायबिटीज़ के चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमें अभी एक दर्शक ने पूछा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था में शुगर की बात कर रहे थे, यदि वो है उसके बाद भी हमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिन औरतों को इन GDM प्रेगनेंसी में रहता है। और उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट, ये सब कारण है जो मतलब डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली 5 प्रमुख कारणों में डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, आपने 2-4 चीज़ों पर यहाँ रोशनी डाली है, जैसे कि ये लाइफस्टाइल है आदमी का, या स्ट्रेस है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ये किस तरह से डायबिटीज़ की तरफ ज़्यादा लेके तेज़ी से जाते हैं? जैसे हमने टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की थी, फिजिकल, सर ने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो डाइट है, यदि हमारी डाइट खराब है तो एक तो वो वजन को बढ़ाती है डायरेक्टली, ओके। दूसरा वो जो इंसुलिन के काम करने का जरिया है उसमें रुकावट डालती है, मींस इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। ओके। तो जो इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में काम करने लायक था, अब उसी को काम करने के लिए जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से पैंक्रियास पे दबाव पड़ता है और एक सतर पे आके वो अपना उतना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शुगर बढ़ने लग जाता है। तो बेसिकली डाइट और फिजिकल एक्टिविटी दोनों ही ऐसे। स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेस मतलब 2 तरह से काम करता है। जैसे मतलब एक स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, वेट ज्यादा बढ़ता है, और कई बार हम स्ट्रेस में ओवर ईटिंग भी ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो स्ट्रेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। जी डॉक्टर खड़गावत, नींद कितनी जरूरी है डायबिटीज के लिए? अगर नींद आदमी नहीं ले रहा है तो वो किस तरह से डायबिटीज को बढ़ाएगी, या जिनको नहीं है उनको हो जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। नींद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम रात को खाना खा के सो जाते हैं तो उस वक्त जो हमारी शुगर होती है वो लीवर में जाती है, लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको काम करता है और वो शुगर के लेवल को कम करता है। अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है या नहीं ले रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा लीवर एकदम साइलेंट नहीं रहता है और उस स्थिति में लीवर को पूरा समय नहीं मिलता है काम करने के लिए। और जब हम जगे रहते हैं तो कुछ हमारे स्ट्रेस हार्मोन शरीर में है, जैसे कोर्टिसोल है, कैटेकोलामिन्स है, ये भी बनते रहते हैं और ये इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करते हैं। एक और चीज है नींद नहीं आने के साथ में कि अगर हम जगे हुए हैं तो ऐसा नहीं होता है, हमारा हाथ चलता रहता है। हम कुछ न कुछ रात को भी 2 बजे 3 बजे भी अगर जगे हुए हैं तो कुछ न कुछ खाना हो जाता है। इन सब कारणों से हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं होती, और स्पेशली उन लोगों में जैसे जिनमें नींद रात को अच्छी नहीं आती है तो आपकी मॉर्निंग की जो खाली पेट की शुगर है वो बढ़ी हुई रहती है। सो अच्छी शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। जी राइट। एक बहुत ही अहम सवाल मैं करने जा रहा हूं डॉक्टर खड़गावत आपसे। ये इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हम अपने मुल्क की बात करें तो हम किस तरह से डायबिटीज की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं या कुछ कंट्रोल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, हम हमारे शरीर मुल्क में, देश में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क में बढ़ रही है, हमारे आसपास के जो मुल्क है, जो साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ की कंट्रीज में भी बहुत तेजी से डायबिटीज बढ़ रही है, लोगों को डायबिटीज हो रही है। पहले हम देखते थे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है 40 साल के बाद होती थी, लेकिन अब बीच में देखा कि 30 से 40 के बीच में भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगी। अब पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि 20 से 30 के बीच में भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगी, और अब काफी कुछ बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि जो 20 साल से नीचे है लेकिन उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। तो इसका तेजी से बढ़ना है, और इसके मुख्य कारण में यह है कि हमारी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें हमने बदलाव किया है। हमने लाइफस्टाइल के में बदलाव की वजह से ये डायबिटीज हो रही है। हमने चलना फिरना छोड़ दिया, हमने मेहनत करनी छोड़ दी है, हम सब जगह सीढ़ियां चढ़नी छोड़ दी, हम
लिफ्ट से चल रहे हैं, हमने मशीनें काम में लेनी शुरू कर दी, हम कपड़े नहीं धोते हैं, उसकी बजाय वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, और साथ में ही खाने की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप घर बैठ कर ऑर्डर कीजिए, खाना आ जाएगा, उसमें घी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो हो ये रहा है कि वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, और अगर ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो ये सीधा इसका मतलब ये है कि हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है। अगर हम हमारे वजन कम करें, हम डाइट कंट्रोल करें, तो जो बढ़ने की टेंडेंसी है हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ की, वो वापस कम हो सकती है, वापस हम पुरानी स्थिति में जा सकते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, ऐसी करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, ताकि हम डाइट और एक्सरसाइज दोनों को कंट्रोल करके टाइप 2 डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और ऐसी कोशिश करनी चाहिए और इसे बहुत अच्छे से अमल इस पे करना चाहिए। कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है हमारा कनेक्शन। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। अपना सवाल पूछिए। जी, मैं यहाँ नैनीताल उत्तराखंड से हूँ जी। मुझे 5 साल तो हो गए हैं जी, और मेरा पेट का भी मामला रहता है यहाँ पहाड़ों में ना, कॉन्स्टिपेशन डायरिया जी वगैरह का। जी जी। और जो है कार्बोहाइड्रेट यहाँ बढ़ ही जाता है खाने में, यहाँ कम नहीं हो पाता कार्बोहाइड्रेट यहाँ का। अच्छा। पहाड़ों का जो है, और उससे शुगर जो है बढ़ जाती है, दवाई भी बढ़ती है। ओके, आपका मशवरा चाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 49 है जी। डॉक्टर खड़गावत, आप ही से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी। जैसे इन्होंने बताया कि 49 एज है, 4 साल से डायबिटीज़ है, और साथ में इनको पेट की प्रॉब्लम भी होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पेट की प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से हो, या डायबिटीज़ के अलावा भी पहले से हो गई थी पेट की, तो थोड़ा प्रॉब्लम पहले से। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है कि इससे नहीं संबंधित हो, या इससे संबंध भी हो सकती है। जहाँ तक आपने बात की कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोगों की डाइट का एक बहुत अच्छा पोर्शन है। 60-70% कार्बोहाइड्रेट, चाहे आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, हमें उतना कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो खाने का जो साइज बनता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही ज़्यादा बनता है। सो 60-70% कार्बोहाइड्रेट हमें लेना है, लेकिन उसमें बदलाव ये करना है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेना है, हमें मीठा नहीं लेना है, सिंपल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। वो क्योंकि उसके पाचन में टाइम लगता है, तो वो एकदम से शुगर बढ़ना रोकता है। तो हमें इसकी तरफ जरूर ध्यान देना है। आप अपनी दवाई बराबर लें, और पेट की समस्या के लिए हम यही आपको सलाह देंगे कि एक बार अपने नज़दीकी चिकित्सक से आप मिल लीजिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए, कुछ हमें टेस्ट करके देखने पड़ेंगे, जिसके आधार पे हम बता पाएंगे कि डायबिटीज़ के कंट्रोल से संबंधित है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ भी डायबिटीज़ में जो काम में आती है, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ऐसा होता है कि जिनसे लूज मोशन हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं। तो हमें ये सारा देखना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से एक बार संपर्क करें। यहाँ पर डॉक्टर राजेश खड़गावत ने आपको बहुत ही अच्छे से बताया ये सारी चीज़ें। एक दरख्वास्त और मैं करूँगा आपसे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप अपने जो करीबी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, जो भी एक्सपर्ट आपको अच्छे लगते हो, उनके पास एक बार जाकर चेकअप कराइए। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यशदीप, ये जो डायबिटीज़ है, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है? और अगर है, जिसकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है, उनको किन किन प्रिकॉशन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स का कंपोनेंट ज़्यादा रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हम कहते हैं कि जेनेटिक्स का प्रभाव पड़ता है। मतलब यदि मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स में डायबिटीज़ रहता है, तो चांसेस डायबिटीज़ होने के थोड़े से ज़्यादा रहते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। तो यदि किसी की भी फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि अपना डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी ठीक रखें, वज़न नियंत्रण में रखें, और समय सिर अपनी जांच करवाते रहें। क्योंकि यदि आपको शुरुआती तौर पे ही आपको पता लग जाए कि आप उसकी तरफ, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ा सकते हो कि आप वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएं। ये बात आपने बहुत ही अच्छे से बताई यहाँ पर। अब ज़रा सा इस चीज़ पे भी रोशनी डालिए, जो साइंस होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इस पर आपसे बात करूँगा। एक कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर आऊँगा। हेलो
हेलो। हेलो जी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि अभी मतलब कि अर्ली एज में ही मतलब जो बच्चे हैं और मतलब जितने भी आप लोग भी हैं मतलब वो स्विच कर रहे हैं मेडिसिन पे काफी टाइम से, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? और अगर बच्चों में भी काफी ज्यादा शुगर बढ़ रहा है कंपैरेटिवली पहले से, तो ऐसा क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आगे बात कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें मिल रही है लेकिन आप जो बोल रही हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा, दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा प्लीज़। हेलो। हेलो जी अब बताइए अपना सवाल दोबारा। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है जी, बोलिए अपना सवाल बताइए प्लीज़। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो मतलब लोग हैं वो मतलब बहुत जल्दी मेडिसिन से स्विच करते हैं, तो मैं नेटवर्क इशू है, आवाज़ क्लियर नहीं। शायद ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे रोक सकते हैं डायबिटीज होने को बच्चों में। डॉक्टर यशदीप आप किस तरह से बताना चाहेंगे बच्चों में डायबिटीज कैसे? जी कैसे उसको प्रिवेंट की जाए बच्चों के बारे में? उसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि यदि फैमिली में किसी को डायबिटीज है, रिस्क ज़्यादा है, तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी वो शुरुआती दौर से ही हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे मतलब 3-4 साल के हैं तभी हमें ऐसी कोई आदतें उनको नहीं डालनी चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या बाहर के ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स या फास्ट फूड, ऐसी कोई आदतें उनको ना डालें जिसको बाद में छुड़वाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। और बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी का जो टाइम है वो मिनिमम 1 घंटा है, तो आप इंश्योर करें कि 1 घंटा आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे, कोई ऐसी गेम में खेले जहां 1 घंटा उसकी अच्छी कसरत हो जाए। और यदि कोई भी, जो हमने पहले बात की, यदि कोई भी आपको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं कि पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगनी, कमजोरी आनी, वजन कम होना, तो तुरंत उसकी शुगर की जांच करवाएं। तो यदि ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो हम उनमें डायबिटीज़ का बचाव, या जब डायबिटीज़ का बाई चांस प्रभाव आता है तो उससे पहले पकड़ा जा सकता है इन चीज़ों से। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर यशदीप ने बताई है। ये हमारे कॉलर ने भी सवाल बड़ा अच्छा किया है और उन्होंने बताया जिस तरह से कि कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को दूर रखें, जो बैड हैबिट्स हैं फूड की उससे दूर रखें, क्योंकि क्या करते हैं हम, बच्चा जो चीज़ खाता है उसको खाने देते हैं। हम समझते हैं कि बच्चा ये जो अच्छा फूड है, जो कि घरेलू खाना है, घर का बना हुआ खाना है, वो बच्चा खा नहीं रहा है तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, हम उसको पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, हम उसको बर्गर खिला रहे हैं। सभी माँ बाप को इसको समझना चाहिए, जो इस तरह की फूड बैड हैबिट्स हैं उससे बचाना चाहिए। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप साइंस की बात कर रहे थे, सिम्टम्स की बात कर रहे थे, जो कोई भी इंसान समझ के उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसे। सो साइंस एंड सिम्टम्स जो हमने पहले बात की, जैसे पेशाब ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगनी, कमजोरी आना, वज़न कम होना, तो ये सिम्टम्स ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। या फिर हमें जब डायबिटीज़ बहुत आगे निकल चुका होता है, यदि मतलब ग्लूकोज का जो लेवल है यदि बहुत ज़्यादा एक मात्रा से बढ़ जाता है, तभी हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, तो उसके तभी जरूरी है कि हमें 30 साल से बाद, या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर, यदि 30 साल से उम्र कम है और हमें वजन की प्रॉब्लम है, या हम ज़्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी है, या कोई ऐसी बीमारी है, हाइपरटेंशन या मतलब किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो हमें टेस्ट पहले भी करवा लेना चाहिए। तो जो एक मुद्दे की बात यह है कि हमें रेगुलर टेस्ट करवाना चाहिए, सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे हमें टेस्ट की वेट नहीं करनी चाहिए। राइट, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने बताया कि हमें वेट नहीं करना चाहिए और सभी टेस्ट कराने चाहिए। डॉक्टर खड़गावत, मेरी आपसे गुजारिश यहाँ पर रहेगी कि अब आप बताइए तफसील से कि कौन से टेस्ट रिकमेंडेड रहते हैं आपकी तरफ से और जो हर इंसान को कराना चाहिए, और साथ ही ये बताइए उसकी रीडिंग्स क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा डॉक्टर यशदीप ने बताया कि ये लक्षण हैं, हमें लक्षण अगर हैं तब तो करना ही है, और अगर लक्षण नहीं है तो भी हमें चेक जरूर करना है। हमें शुगर के लिए चेक करना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आता है कि हमें खाली पेट शुगर की चेक करवानी है। खाली पेट हम कहते हैं कि 8-9 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया हुआ है, लेकिन रात के रेस्ट के बाद में सुबह और आप खाली पेट की शुगर चेक करवा लें। अगर आपकी शुगर 126 या इससे ज़्यादा आ जाती है, मिलीग्राम % आ जाती है, तो हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज़ है।
अगर आपकी शुगर 100 से कम आती है तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है। लेकिन अब एक एरिया आ गया कि 100 से 125 होगी तो वो हम क्या करेंगे, तो हम इस स्थिति को कहते हैं कि प्री डायबिटीज है। यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज हुई तो नहीं है, लेकिन आप डायबिटीज की तरफ अग्रसर है, आप बहुत जल्दी डायबिटीज होने वाली है। तो अगर इस जगह प्री डायबिटीज की स्थिति में आप बचाव करते हैं तो वापस नॉर्मल में भी आ सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हम खाली पेट की शुगर से हम कैसे चेक करें। दूसरा हम टेस्ट करते हैं कि अगर हमने कुछ भी खाया पिया है और कभी भी हमने एक शुगर चेक कर ली और वो 200 से ऊपर आ गई तो हम मान के चलते हैं कि वो डायबिटीज हो गई है। या फिर हम HbA1c करते हैं, जैसा अभी हमने बात की थी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, अगर 6.5 या इससे ज्यादा आ जाता है तो आपको डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाता है। या 5.7 से कम होता है तो कहते हैं कि नॉर्मल है। 5.7 से 6.5 के बीच में आता है तो उसे मान के चलते हैं कि आपको प्री डायबिटीज है। और सबसे बड़ा जो टेस्ट है, जो अगर इनसे भी नहीं पता चल रहा है या सबसे ज्यादा हमें जिसे पता चलता है, वो टेस्ट है कि हम खाली पेट की शुगर चेक करते हैं, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाल के पिलाते हैं और जैसे ही आप पीना पूरा कर लेते हैं उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद एक बार फिर यहां से हम ब्लड शुगर की जांच करते हैं। सो उससे हमें पक्का पता चल जाता है कि डायबिटीज है या नहीं है, या डायबिटीज होने का खतरा है या नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ जाननी है वो ये है कि हम जब शुगर कंट्रोल के लिए चेक करते हैं तो हम अंगुली से चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। लेकिन जब हम डायग्नोसिस के लिए चेक करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें यहां से सिरिंज से खून निकलवा के लैब में जाके टेस्ट करवाना सबसे अच्छा तरीका है। ग्लूकोमीटर का काम ज्यादा है कि जिसको डायबिटीज हो गई है उनको पता करना कि कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है। डायबिटीज़ के आपने यहाँ पर टेस्ट की बात कर ली, बहुत अच्छे से तफसील से बताया है हमारे नाजरीन को किस तरह से वो टेस्ट करा सकते हैं। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहता है, तो मैं भी लोगों की तरफ से ये सवाल आपके पास लेकर आता हूँ कि क्या डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है या सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है, ये आपने खुद अपने आप से पैदा की है। आपको जो जेनेटिक रिस्क है वो बहुत कम था, लेकिन आपने अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी से, खाने में इरेगुलरिटी से, शरीर में फैट बढ़ा के आपने डायबिटीज आपने पैदा की है। हालांकि हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज की, टाइप 1 इससे अलग है। सो अगर आपने टेस्ट किया और आपको डायबिटीज हो गई है, क्या ऐसी स्थिति में डायबिटीज खत्म की जा सकती है? एक बार अगर डायबिटीज हो गई है तो हम ये मानते हैं कि इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होगा या संभव नहीं होगा, लेकिन इसके बराबर की स्थिति में आप पहुंच सकते हैं कि आप डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएं। आप अपना डाइट एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक रेगुलर कीजिए, खाने में घी तेल कम कीजिए, मिठाई बंद कर दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, ये सारा करेंगे। और जो भी आपका वजन है, वजन अगर आप कम कर लेंगे, पेट बाहर निकला हुआ है उसको आप अंदर डाल लेंगे, मेहनत करेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। तो मेडिसिन का भी रोल रहेगा या वो रोल खत्म हो जाएगा? मेडिसिन के बिना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल तभी तक रहेगी जब तक आप डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते रहेंगे। ऐसा संभव नहीं होगा कि रात को 2 पीस के मिठाई खाएं और सवेरे शुगर चेक करें, चाहे आप भले नॉर्मल में है। अगर पहले डायबिटीज रही हुई है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना रहेगी, आपको ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। इस स्थिति में आप बिना किसी दवाई के, इंसुलिन के भी आप नॉर्मल स्टेज में आ सकते हैं, संभव है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है और अपने स्वाद पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जो सबसे ज्यादा स्वाद फूड है, जो खाना है, उसमें घी तेल ज्यादा रहता है, मीठा ज्यादा रहता है, मसाले ज्यादा रहते हैं, उनका आपको प्रयोग छोड़ना पड़ेगा। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी पड़ेगी, घी तेल कम करना पड़ेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं वापस। इस चीज को समझना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से बताया खड़गावत जी ने, आपको जायके तो मिलेंगे लेकिन परेशानियां बढ़ेंगी, तो बेहतर यह है जायकों को कम कीजिए और अपनी सेहत की तरफ बहुत ध्यान दीजिए। सेम इसी बात पर मैं वक्त की थोड़ी सी कमी है, यशदीप साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि लोग तरह तरह से शुरुआती दौर में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, होम्योपैथी का सहारा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो HbA1c बढ़ गया, दूसरे तरह की प्रॉब्लम हो गई। या फिर अब मेरा सवाल ये भी है इसी में कि मेडिसिन, लाइफस्टाइल या फिर जो भी और इंसुलिन जैसे कि आप इंजेक्ट करना होता है, कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है इसको कंट्रोल करने के लिए?
ये काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा है। जैसे हमने बात की डाइट, फिजिकल एक्टिविटी हर बार बार चर्चा में आ रही है। तो जो पहला पड़ाव रहता है डायबिटीज़ किसी भी स्टेज में हो, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी तो आपने फॉलो करना ही करना है। यदि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इंसुलिन ही चलता है, उसमें कोई होम्योपैथिक किसी भी प्रकार की मेडिकेशन नहीं काम करती, तो वो सिर्फ इंसुलिन ही रहता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो डिपेंड करता है आप किस स्थिति में है। यदि हम बहुत ज़्यादा शुगर लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे 400, 500, या कोई साथ में इन्फेक्शन है या हमारा वज़न बहुत कम हो गया है, तो हो सकता है शुरुआती तौर पे हमें इंसुलिन की सहायता लेनी पड़े टाइप 2 डायबिटीज़ में जी। पर यदि हमारा शुगर नियंत्रण मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेवल से, मतलब कोई बॉडी में एकदम से कोई डेंजर साइंस नहीं है, तो हम टैबलेट्स पे जा सकते हैं। ओके। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यदि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है वो फिर पेशेंट पे निर्भर करता है कि उसका किस पे विश्वास है जी। पर यदि हमारा किसी पे मेडिकेशन पे कंट्रोल नहीं आता है, क्योंकि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इनकी भी एक सीमा होती है कंट्रोल देने की। यदि हमें लगता है कि हमें नहीं वो प्रभाव पड़ रहा, हम नहीं ठीक हो रहे, तो बेटर होता है कि फिर हम एलोपैथिक की तरफ जल्दी चले जाएं। ये पर बहुत वक्त कम है, थोड़ा सा ये भी बताइए, एलोपैथ का लोग ये भी कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स, मिसकंसेप्शन है, क्या है उसके बारे में जरा नाज़रीन को बताएं प्लीज। नहीं, यदि तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा रहे हैं, तो वो डॉक्टर आपको समझ के, आपके हिसाब से सोच समझ के आपको मेडिकेशन देगा। यदि कोई साइड इफेक्ट है वो आपको पहले बताएंगे, क्योंकि हर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट नहीं रहता है और हर पेशेंट में वो साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो साइड इफेक्ट की जो मात्रा कहते हैं वो यूजली 4 से 5% मैक्सिमम किसी ड्रग के साथ किसी पेशेंट में प्रभाव डाल सकती है। और नहीं खा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मात्रा। तो यदि कुछ ऐसा है तो वो उसको टैबलेट को कम किया जा सकता है, डोज को, या टैबलेट को स्विच किया जा सकता है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपका शुगर है वो आपका एक लेवल में रहना चाहिए। सिर्फ इसी मतलब थिंकिंग के साथ, सोच के साथ कि हमें मेडिकेशन कोई खराब करेगी या कोई साइड इफेक्ट देगी, उससे नहीं बचना चाहिए, मतलब भागना नहीं चाहिए। हमें मेडिकेशन लेके अपना शुगर ठीक रखना चाहिए। मुस्बत सोच के साथ आपको अपना इलाज करना है, चीज को समझना है, सब चीज मुमकिन है, बशर्त यह है कि आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की तरफ जाएं और उससे अपना इलाज कराएं। लास्ट में हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है, एक कॉल लास्ट में हम ले लेते हैं, क्योंकि कॉलर्स लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और डायबिटीज के बारे में अपनी जानकारी में इजाफा कर रहे हैं। हेलो जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। जी बताएं अपना सवाल। जी, मेरा नाम साजिदा शेख है जी। मुझे शुगर है। अच्छा मुझे डायबिटीज है, मेरे पैर में जो है जख्म हुआ, बहुत टाइम से अच्छा नहीं हुआ है सर जी। अपना पैर जख्म अच्छा नहीं हो रहा है मेरा सर जी, बहुत दिनों से, और आपको मुझे तकलीफ होगा, आपका ऑपरेशन हुआ है मेरा, और मुझे एक हफ्ते दाई हफ्ते मुझे बिल्कुल नहीं नजर आता है सर। ओके, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? ये मेरे 58 है। डॉक्टर खड़गावत, ये जख्म की बात जख्म का बता रहे हैं कि इनको एक जख्म है और दिखाई भी कम देता है, तो दोनों लक्षण डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 58। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि एक बार हमें सबसे पहले तो ये करें कि शुगर चेक करवा के देखें कि आपका कंट्रोल कैसा चल रहा है। अगर आपका कंट्रोल अच्छा चल रहा है दवाइयों से, तब तो हमें देखना, दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा कि घाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। और अगर कंट्रोल नहीं चल रहा है, शुगर बढ़ी हुई चल रही है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका घाव नहीं बढ़ रहा है। और साथ में आपने ये भी कहा कि कुछ दिखने में भी प्रॉब्लम है, तो यह भी शुगर की वजह से संभव है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कैटरेक्ट की वजह से भी, मोतिया की वजह से भी, या काले मोतिया की वजह से भी दिखना कम हो सकता है। तो सबसे अच्छा रहेगा कि एक बार अपने नजदीक के सेंटर में जाके आप अपनी शुगर की जांच करवा लें और एक फिजिशियन को दिखा लें, ताकि हम कोशिश करें कि आपका घाव जल्दी से जल्दी भर जाए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी और अपना बेहद ख्याल रखिए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम लास्ट में पहुंच चुका है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप अपना पैगाम दीजिए प्रोग्राम देखने वालों को। उसमें ये भी डालिए कि ये वर्ल्ड जो डायबिटीज़ डे को लेकर लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये डे है, इसका क्या मकसद है, आपका क्या मैसेज है, और जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में जो स्कूल्स हैं वो कैसे अपना बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। डायबिटीज़ डे हम इसलिए मनाते हैं कि जो जिन्होंने इंसुलिन को
इजाद किया था बेंटिंग, उनका बर्थडे है, तो उसको हम यूज करते हैं ताकि हम डायबिटीज के बारे में ज्यादा अवेयरनेस फैला सके, लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को मैसेज दे सके। और हमें डायबिटीज से बचने के लिए सभी लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें स्कूल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। यह देखने में आया कि स्कूल के बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी। यंग एज में, एडल्ट में भी हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे जो बड़ा रोल है यंग एज में वो है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी का, हमने चलना फिरना छोड़ दिया, हमने घूमना मेहनत करना छोड़ दिया, हम गाड़ियों में चलते हैं, कोई भी मेहनत का काम नहीं करते। वो एक कारण है कि जिससे हमें डायबिटीज बढ़ रही है, जिससे शरीर में फैट एक्स्ट्रा जमा हो रही है। हमें इन सब चीजों से बचना है, साथ में खाने का भी ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। यशदीप साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? और बताइए कि जो पब्लिक है उसको हम अवेयर करने के लिए इफेक्टिवली कौन कौन से काम कर सकते हैं, अपने मैसेज में बताएं प्लीज़। जो बेसिकली एक जनरल मैसेज तो ये डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का रहता है। और एक तीसरा जो हमने मेन पॉइंट बार बार डिस्कस किया है कि आपका जो टेस्ट करने की फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट साल में एक बार जरूर कराएं। दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि यदि हमें मतलब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हम मतलब दूसरों को अननेसेसरी सलाह देने से भी बचें। तो जो किसी, और दूसरा ये है कि पेशेंट जो है वो बेटर होता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से जाके मिले, क्योंकि वो आपको बेहतर एडवाइस दे पाएगा आपकी ज़रूरतें और चीज़ों को समझकर। तो हमें अननेसेसरी राह या इधर उधर की एडवाइसों से बचकर सही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही अपना इलाज करवाना चाहिए। और सबको प्रेरित करें कि अपना डाइट फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखें, खुद का भी अच्छा रखें और पीरियडिकली टेस्ट करवाते रहें। आपने यहाँ इतनी अहम जानकारी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी है, हमें दी है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यशदीप ने यहाँ बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर कोई मरीज भी है वो भी दवाएं बताने लगते हैं, इस चीज़ से बचिए और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपके साथ कोई आपका इलाज चल रहा है और वही मर्ज दूसरे में वहाँ पर जाहिर हो गया है तो उसे इसका इलाज मत कीजिए। हो सकता है उसके सिम्टम्स अलग हो सकता है उसकी दवाई अलग हो, तो उसे एक्सपर्ट के पास जाने दीजिए और उसे ही इलाज कराने दीजिए। आज हमारे प्रोग्राम जो है डायबिटीज़ पर था। उम्मीद है ये बहुत सारी जानकारी जो हमने आपको बताने की कोशिश की है आपने काफ़ी हद तक समझी होगी और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। हमारा इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है इस पर आप डायरेक्ट अपना मेल भेज सकते हैं और जो भी आपका सजेशन है उसे हमें दे सकते हैं, हमारे लिए बेहद करीब है। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है, वहाँ पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्बत सोच रखिए और बहुत ही हेल्दी डाइट रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखिए और हमेशा खुश रहिए और डायबिटीज़ से या दूसरी बीमारियों से बचे रहिए। आदाब। कहाँ है तुम्हारी मालकिन? उनकी शादी